हेलो फ्रेंड्स। हमने पुराने जो लेक्चर में है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी और फेरिस ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट हमने देखा। आज हम देखने वाले हैं कि हीट रेडिएशन या एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन कैसे होता है। तो हम टॉपिक हेडिंग डालेंगे एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये टॉपिक है क्या? वैसे तो हमने इसका कुछ इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में ही देख लिया था फ्रेंड्स, पर चलो स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली ये टॉपिक क्या है। तो पहले हमें ये एक बात समझनी होगी कि कोई भी जब बॉडी अबव एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अबव एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब कितना दोस्तों, आप जानते हो क्या? ये होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन, तो 0 केल्विन के ऊपर वाला कोई भी टेम्परेचर, ओके नहीं लिखा है मैंने, दिस इज 0। ओके फ्रेंड्स, चलो यार यहाँ लिख देता हूँ 0 केल्विन। ओके, no, this is not okay. This is 0 Kelvin. So above absolute zero temperature, every body, each and every body, each and every substance radiates, है ना, emits some amount of energy। हम इसको लिखेंगे emission या heat radiation। तो हम लिखते हैं all bodies at all temperatures above 0 Kelvin radiate thermal energy, है ना। एंड उसी वक्त पे वो जो एनर्जी है, वो जो बॉडीज है, वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रही होती है। वो रेडिएट तो कर ही रही होती है, पर वो कुछ एनर्जी क्या कर रही होती है फ्रेंड्स, एब्जॉर्ब भी कर रही होती है। वैसे तो हमने इसका कुछ पार्ट पुराने लेक्चर में देखा है, तो मैं इसको बस लिखने के लिए लिख रहा हूँ, अबव एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, है ना, ऑल बॉडीज रेडिएट्स एंड एब्जॉर्ब्स थर्मल एनर्जी। एक तो वो रेडिएट करती है या फिर मतलब दोनों ही करती है, रेडिएट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। और इसी बेस पे हमने देखा था एक एग्जांपल हॉट टी कप वाला, राइस वाला, कि जो बॉडी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ले और कम रेडिएट करे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जो बॉडी कम एब्जॉर्ब करे और ज़्यादा रेडिएट कर दे तो वो ठंडी होती चली जाएगी, द बॉडी विल गेट कूल डाउन। इसी के बेस पे हमने अभी कुछ और आगे पढ़ना है। मैं थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट इसमें ले आता हूँ दोस्तों, कि यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान में रखनी है या अच्छे से समझनी है, वो ये है कि हर एक बॉडी जो है ना, वो अलग अलग टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन देती है। देखो एक बात दोबारा, रेडिएशन है क्या फ्रेंड्स? तो रेडिएशन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। और जब हम वेव्स पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि वो कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है, लाइक दिस इज अ वेव, तो इसकी अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। अगर कोई और दूसरी वेव ऐसे ले ली तो ये हायर फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना, ऐसे हो गया। अगर मैंने और यहाँ पे एक कोई और ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, एक सिग्नल जो एकदम ही मतलब बहुत हाई, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, एकदम पास पास पे पास पास पे, दिस इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, है ना। तो डिफरेंट रेडिएशंस विल हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। और यही बात हमें समझनी है कि जब हम कहते हैं डिफरेंट रेडिएशंस एज डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो द बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, अलग अलग टेम्परेचर्स पे ये जो बॉडीज है, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, या इसी को हम कहेंगे वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करते हैं। वेवलेंथ जितनी ज़्यादा, जितनी लॉन्ग, उतनी फ्रीक्वेंसी हाई, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन। वेवलेंथ बड़ी तो फ्रीक्वेंसी छोटी, अगर वेवलेंथ छोटी, शॉर्ट वेवलेंथ मतलब हायर फ्रीक्वेंसीज, लॉन्गर वेवलेंथ मतलब लोअर फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रेंड्स अब इसके साथ हम एक बात पढ़ते हैं कि होता क्या है। जैसे जैसे रेडिएशन में होता क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग,
टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, इससे क्या होगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब हाइयर टेम्परेचर पे फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ते जाती है, जो रेडिएट हो रही है एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ते चली गई, है ना। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन क्या हुआ है, वो भी इंक्रीज हुआ है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कम होते जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि होता क्या है, एक एक अप्रोक्सीमेशन में दे रहा हूँ कि एट द रूम टेम्परेचर, दैट इज यू कैन जस्ट टेक इट एज लाइक कि 800 डिग्री सेल्सियस पे द थर्मल रेडिएशन corresponds to wavelength longer than those of the visible light and hence we do not see them। मतलब क्या होता है कि जब 800 डिग्री सेल्सियस तक, समझ लो कोई एक बॉडी है जो 800 डिग्री सेल्सियस इतनी उसको हमने गर्म करके रखी है या इस टेम्परेचर पे है, तो ये कुछ थर्मल रेडिएशन ऐसे एमिट करेगी, देयर विल बी सर्टेन रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम दिस बॉडी। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है या इनकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, काफी लॉन्ग होगी, है ना। लॉन्ग वेवलेंथ तो लोअर फ्रीक्वेंसीज, और किससे लॉन्ग होगी, तो जो फ्रीक्वेंसी जो भी वेवलेंथ विजिबल लाइट की होती है, मतलब विजिबल लाइट की कुछ अपनी फ्रीक्वेंसीज होती है ना, या विजिबल फ्रीक्वेंसी हम उसको बोल सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, है ना। तो सबसे जो हाई लोअर फ्रीक्वेंसी वो रेड की है, सबसे हायर जो है वो वायलेट की है। ये सब जब हम कहते हैं तो 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो बॉडी रेडिएट करती है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से कम होती है, इसीलिए हम वो रेडिएशन देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो विजिबल रेंज में आया ही नहीं, उससे कम रह गया। लाइट के फॉर्म में अभी तक हम जो प्रकार की लाइट देख सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन आई जो है वो इंफ्रारेड लाइट नहीं देख सकता, वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की लाइट नहीं देख सकता, उसकी अपनी कुछ बस रेंज है कि वो रेड से लेके वायलेट इतने ही फ्रीक्वेंसी में जो लाइट्स आती है या जो रेडिएशन आते हैं उसको हम देख पाते हैं हमारी आईज। तो अगर कोई रेडिएशन रेड के वेवलेंथ से या फ्रीक्वेंसी से छोटी है तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। और 800 डिग्री सेल्सियस तक वही रेडिएशन कोई भी बॉडी एमिट करती है जो विजिबल फ्रीक्वेंसी से छोटी हो, है ना। इसीलिए 800 डिग्री सेल्सियस तक जो रेडिएशन कोई बॉडी छोड़ती है, एमिट करती है, वो हम देख नहीं पाते। बट कभी आपने ये सोचा है कि कोई बल्ब कैसे ग्लो करता है, लाइक टंगस्टन फिलामेंट बल्ब। आपको बताऊं, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब जो है ना उसको बहुत गर्म किया जाता है, ऑलमोस्ट अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस तक। 3000 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर तक टंगस्टन फिलामेंट बल्ब को उसके फिलामेंट को जो है वो हम गर्म करते हैं। और जैसे हमने 800 से बढ़ा के टेम्परेचर कितना कर दिया दोस्तों, 3000। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती चली जाएगी और हमें वाइट लाइट मिलती है। वाइट लाइट मतलब क्या हुआ, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और वो जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें विजिबल है, हम उस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को देख सकते हैं। लाइट इज ऑल्सो ए रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, बट जो हम देख पा रहे हैं वो हमारे रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में है, बस इतना ही हम कहते हैं। तो टंगस्टन फिलामेंट जब हम 3000 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करेंगे तो उसमें से हम वाइट लाइट देख पाएंगे, क्योंकि उसकी क्या हुई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन है वो हमने क्यों लिया, थोड़ा सा शायद आपको टीडियस गया हो ये डिस्कशन, बट आप कंसंट्रेशन से दोबारा देखोगे तो समझ जाएगा। नेट पे और एक बात सर्च करो, रेंज ऑफ विजिबल फ्रीक्वेंसीज, है ना। तो आपको पता चलेगा कि कितने रेंज से कितने रेंज तक आप लाइट को देख सकते हो। ठीक है, मुझे याद था पर एज यूजुअल मैं सब न्यूमेरिकल नंबर डेटा कभी याद नहीं रखता। तो तो हमें क्या पता चला कि जो सभी बॉडीज हैं अबव 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर, रेडिएट्स एंड एब्जॉर्ब्स द हीट। उसमें
जो है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं उसकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाती है ना, ऐसा हमने अभी अभी पढ़ा। तो हमें एक बात पढ़ना है कि अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय बॉडी किस किस पे डिपेंड करता है। हम कहेंगे अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, मैं आपको समझाऊं किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो वो बहुत ही आसान है ये समझना। समझ लो एक बॉडी है ना, ऐसे। तो ये कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करेगी ये डिपेंड करता है इसका सरफेस एरिया। हम बोलेंगे सरफेस एरिया, जितना एरिया ज़्यादा उतना वो ज़्यादा रेडिएशन करेगा। देन वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पे, कि बहुत हाई टेम्परेचर है तो ज़्यादा रेडिएशन होगा। और इसके अलावा अगर कुछ और चीज़ पे डिपेंड करता है तो वो होता है मटेरियल के ऊपर या नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, है ना। मतलब जैसे कि कोई बॉडी पॉलिश्ड है, सिल्वर पॉलिश्ड है, तो उसके ऊपर जो हीट गिरी वो रिफ्लेक्ट होके चली गई, तो वो एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाया। अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो रेडिएट कैसे करेगा, क्योंकि जो कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है उसी को वो रेडिएट करता है। तो सरफेस एरिया, टेम्परेचर, नेचर ऑफ सब्सटेंस लाइक उसके ऊपर हमने अगर ब्लैक कलर लगा दिया तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब भी करेगा और वो ज़्यादा रेडिएट भी करेगा। बट वाइट कलर लगा दिया तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा। इसीलिए सीमेंट के रास्ते जो है वो ज़्यादा मतलब हार्मफुल है हमारे नेचर के लिए रादर देन डांबर रास्तों से। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कलर का जो टारकोल का जो रास्ता होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है दिन के टाइम में, और फिर रात के टाइम में वो उसको रेडिएट करते रहता है हीट को, तो एक बैलेंस बना रहता है। बट सीमेंट के जो रास्ते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो सीधा रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए उसी वक्त इमीडिएटली जब पहले ही ज़्यादा गर्मी है, वो गर्मी फिर से एटमॉस्फेयर में छोड़ी जा रही है, उसको रिलीज करा जा रहा है। और सॉइल का कलर मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लैक होता है, इसलिए सॉइल भी क्या करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है। बट शायद हम नेचर के लिए इतने क्यूरियस या उतने जागरूक नहीं है, तो भारत जो है वो धड़ल्ले से सीमेंट रोड्स बनाते जा रहा है। उसमें भी आजकल हम देखते हैं कि, चलो जाने दो, पॉलिटिक्स में नहीं जाते, हम हमारे सब्जेक्ट पे स्टिक रहते हैं। तो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना एरिया है। जितना ज़्यादा एरिया रहेगा सरफेस का, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा रेडिएशन होगा। और फिर बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर भी फ्रेंड्स, फिर है नेचर ऑफ द बॉडी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कितने टाइम तक जो है वो बॉडी रेडिएट कर रही है। तो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय बॉडी डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड टाइम फॉर विच इट इज रेडिएटिंग, टाइम टी। और इसी को फिर हम, इसीलिए हम इसको एक फॉर्म देते हैं कि हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम नाम का। तो हीट रेडिएटेड, ये इंपॉर्टेंट होगा, हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या कहने वाले हैं, इसको हम, मैं इसको रेड में बॉक्स में डाल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन आवर स्टडीज। तो हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम दूसरा एक नाम देने जा रहे हैं, और इसको हम कहेंगे एमिसिव पावर। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? एमिसिव पावर। और एमिसिव पावर का जो सिंबल है उसको हम कैपिटल ई लिखते हैं, या फिर इसको कहेंगे रेडिएंट पावर। रेडिएट करना या एमिट करना, रेडिएंट पावर। और दोस्तों एक बात बता दूं, रेडिएंट पावर को आर भी लिखते हैं, कैपिटल आर, सिंबॉलिकली। एमिसिव पावर और रेडिएंट पावर एक ही बात है। क्या है ये एमिसिव पावर या रेडिएंट पावर? किसी भी बॉडी ने कितनी हीट एक यूनिट एरिया से एक यूनिट टाइम में रेडिएट करी। सो हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट एमिसिव पावर और रेडिएंट पावर। तो ये जो एमिसिव पावर या रेडिएंट पावर है, हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखने जा रहे हैं फ्रेंड्स? कैपिटल ई, या आप इसको कैपिटल आर लिख दो, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम टी। Q upon A into T is your emissive
पावर फ्रेंड्स। एसआई यूनिट क्या होगा फिर इसका, एमिसिव पावर का जूल। देखो एसआई यूनिट बहुत आसान है, जूल ये एनर्जी का जूल अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर इनटू टाइम का सेकंड। एसआई यूनिट इज जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, या जूल पर सेकंड क्या होता है दोस्तों, वॉट, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, एक ही बात है ना, जूल पर सेकंड इज वॉट, सो वॉट पर मीटर स्क्वायर, है ना। आपको समझा कि ये एमिसिव पावर है, रेडिएंट पावर क्या होती है। इसको आप लगे तो एक डेफिनेशन के तौर पे लिख के रख सकते हो। क्या लिखोगे, एमिसिव पावर या फिर रेडिएंट पावर इज अमाउंट ऑफ हीट radiated per unit area per unit time। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो हमें बार बार यूज करनी है। तो आसान तो है कि कितनी एनर्जी उसने रेडिएट करी, कितने एरिया से और कितने टाइम में, तो Q अपॉन A इंटू टी, ऐसा हम इसको ये करेंगे। इसमें एक अब हम और डिस्कशन जो है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेने वाले हैं कि किसी भी बॉडी से ज़्यादा जो एमिसिव पावर है वो सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, तो सबसे ज़्यादा एमिसिव पावर जो है वो ब्लैक बॉडी की रहेगी। हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं, आप नोट बना के रखिएगा। ब्लैक बॉडी हैज़ हाईएस्ट, क्या है दोस्तों, हाईएस्ट एमिसिव पावर, एमिसिव पावर as compared to any body। जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है उसकी सबसे ज्यादा एमिसिव पावर होती है, आप किसी भी बॉडी से कंपेयर कर लीजिए, एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर। इस सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को हम कैसे समझे फ्रेंड्स, तो गाइस यहाँ पे हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि ब्लैक बॉडी जो है जितनी भी एनर्जी उस पर इंसिडेंट हुई वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लेता है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी की पूरी एनर्जी। और अगर पूरी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली तो वो उतनी ही एनर्जी रेडिएट भी करेगा। एक बात समझ लेना, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उतनी पूरी एनर्जी रेडिएट होती ही है ना। तो पूरी की पूरी एनर्जी वो रेडिएट कर देगा ताकि उसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम रहे, इक्वल बना रहे। इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स भी कहते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री में थर्मोडाइनामिक्स का कुछ पढ़ा है तो आपने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स पढ़ा होगा, है ना। क्या है जीरोथ लॉ, कि अगर ए बॉडी का टेम्परेचर बी के इक्वल है, बी का सी के इक्वल है, तो ए का सी के इक्वल है। मतलब ही जो सराउंडिंग में आप कोई अगर बॉडी रख दोगे तो उस बॉडी का और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, है ना। तो हम कहेंगे कि ब्लैक बॉडी ने जितना भी एनर्जी एब्जॉर्ब किया उतना ही रेडिएट किया ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के इक्वल रहा। और हमने और एक बात पढ़ी कि ब्लैक बॉडी जो है वो पूरी की जितनी एनर्जी इंसिडेंट होती है वो पूरी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जितनी आती है पूरी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो जितनी एब्जॉर्ब करी उतनी पूरी रेडिएट भी करेगी। इसीलिए हम कहते हैं ब्लैक बॉडी हैज हाईएस्ट एमिसिव पावर एज कम्पेयर टू एनी बॉडी एट गिवन टेम्परेचर, है ना। उस गिवन एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे किसी भी दो बॉडीज को आप कंपेयर कर लीजिए। इसको फिर एक बार थोड़ा सा समझाने वाला हूँ। मान के चलते हैं कि ये है कोई ऑर्डिनरी बॉडी, ये है ऑर्डिनरी बॉडी, ओ लिखता हूँ, और ये है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ओ और बी। क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट होगी, है ना, बट इसमें से वेरी फ्यू, मतलब थोड़ी सी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जर्वर रेडिएट कर पाएगा। अगर यहाँ पे अगर कभी क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट हुई फ्रेंड्स, तो टोटल जितनी क्यू आई उसमें से ये पूरी की पूरी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसने अगर थोड़ी सी पार्ट ऑफ क्यू एब्जॉर्ब करी तो वो थोड़ी सी ही रेडिएट भी करेगा, है ना। जितनी एब्जॉर्ब करेगा वो उतनी ही रेडिएट करेगा। इधर तो क्यू आई थी, क्यू पूरी एब्जॉर्ब कर ली, तो क्यू पूरी की पूरी उसने एमिट भी कर दी, है ना। मैं इसको कहता हूँ कि कैपिटल क्यू आई इसने स्मॉल क्यू एब्जॉर्ब करी
और स्मॉल क्यू ही रेडिएट करी। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी का जो एमिसिव पावर है वो ऑर्डिनरी बॉडी से ज़्यादा रहने वाला है। आप इसको अच्छे से समझ चुके हो, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एक और डेफिनेशन अब हमें पढ़नी है और वो है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन होगी, क्योंकि ये टर्म्स हमें समझनी है। ये एग्जैक्टली कोई बोर्ड में ऐसा ही आ जाएगा ऐसा भी नहीं है, बट ये टर्म्स हमें समझनी है। और वो है, हम पढ़ रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। ये क्या है? हमने अभी अभी क्या देखा कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर जो है वो ज़्यादा होता है देन द एनी ऑर्डिनरी बॉडी। तो हम हर ऑर्डिनरी बॉडी का जो एमिसिव पावर है वो ब्लैक बॉडी से कंपेयर करके पढ़ते हैं। वी कंपेयर दैट विद द ब्लैक बॉडी। हाउ डू वी कंपेयर दैट? तो हम कहते हैं ई अपॉन ई बी इज द एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, है ना। इनका रेशो ले लेते हैं और हमें पता चलेगा कि ये जो रेशो है हम इसको लिखते हैं ई, स्मॉल ई। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, या इसका दूसरा नाम है एमिसिविटी। एमिसिविटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या होगा? इट इज अ रेशो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी is a ratio of what? Emissive power of ordinary body and emissive power of the perfectly black body at the given temperature, at the same temperature. तो इसको क्या आप डिफाइन करोगे? रेशो ऑफ emissive power of ordinary body to the perfectly black body। क्योंकि ये एक ही तरीके का रेशो है तो इसका कोई यूनिट भी नहीं होता, और एमिसिव पावर कैन वेरी फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ पर हमें देखना है फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी एमिसिविटी क्या होती है फ्रेंड्स? ईबी अपॉन ईबी, है ना। कोई भी ईबी अपॉन ईबी क्या हो जाएगा? तो ई फॉर ब्लैक बॉडी विल बिकम 1। तो सबसे ज़्यादा किसकी एमिसिविटी होती है? वो होती है ब्लैक बॉडी की। तो एमिसिविटी ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी हैज़ अ वैल्यू 1। बाकी कोई भी ऑर्डिनरी बॉडी की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में वो वैरी करेगी। ये बात आपको याद रखनी है कि नहीं? और बस अब इन्हीं फंडामेंटल्स को यूज़ करते हुए, इन्हीं चीज़ों को, हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी, एमिसिव पावर या एमिसिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, इन्हीं को यूज़ करते हुए हम किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन और उसका थ्योरेटिकल प्रूफ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? किरचॉफ्स लॉ दोस्तों, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन and its theoretical proof। तो पहले तो किरचॉफ्स लॉ क्या है ना, कोई भी जो बुक्स है इसको दो तरीके से लिखते हैं। मैं आपको पहले आसान तरीका बताऊंगा जो बिल्कुल सिंपल है समझने के लिए, और फिर जो बहुत सारे बुक्स जिस फॉर्मेट में लिखते हैं उसका फॉर्मेट बताऊंगा। तो किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। बहुत आसान है ये समझना, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। Kirchhoff's law states that the coefficient of absorption of body is equal to the coefficient of emission at given temperature। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब आपको याद है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट में से कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सका है वो, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ
absorption of a body is equal to coefficient of emission at given temperature। इसको अगर मैं न्यूमेरिकली लिखूं, स्टेटमेंट को फॉर्मूला में लिखूं, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों ए और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन होता है ई। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ। इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा और बदलने वाला हूं। A इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, अभी अभी हमने देखा कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, तो E अपॉन EB लिख देते हैं। है कुछ दिक्कत? नहीं। अब यहाँ पे EB को इस तरफ ले आते हैं तो क्या होगा, EB इज इक्वल टू E अपॉन A। और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो हमने बनाया है इसको अब वर्ड्स में लिख दो तो बहुत सारे बुक जो किरचॉफ्स लॉ है वो इस तरीके से लिखते हैं। और वो क्या होगा, ये होगा, लिख दूं, द रेशो ऑफ, देखो और एक नया स्टेटमेंट मिल रहा है, द रेशो ऑफ एमिसिव पावर टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो एमिसिव पावर, रेशो ऑफ किसका, एमिसिव पावर टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन is constant and it is equal to emissive power of perfectly black body. Ratio of emissive power to coefficient of absorption is equal to emissive power of ब्लैक बॉडी। ये एक नया स्टेटमेंट मिला। देखो हमने क्या कहा था, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। इसको हमने क्या लिखा फ्रेंड्स, ए इज इक्वल टू ई। बट ई को हम पहले ही जानते थे कि ई का जो फॉर्मूला है, अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू स्मॉल ई, है ना, एमिसिव पावर अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। तो हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन को लिखा E अपॉन EB, और फिर इस EB को घुमा के हम इस A के जगह पे लेके चले गए और A को नीचे लेकर आ गए, तो EB विल बिकम E अपॉन A। एंड इसी को हमने स्टेटमेंट में लिखा, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। इसको हम ये भी कहते हैं कि रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी क्या होती है, कांस्टेंट होता है। ये जो वैल्यू है वो हर बार क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इनका रेशियो एक कांस्टेंट है और वो EB के इक्वल है ना। तो ये आपको अब रेडिएशन के किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन समझ में आ गया। अब उसका हम थ्योरेटिकल प्रूफ देखते हैं दोस्तों। देखें, ये बोर्ड्स के टॉपिक है, थ्योरेटिकल प्रूफ वगैरह। तो आपको तो वैसे अगर एंट्रेंस के हिसाब से चाहिए तो सिर्फ फॉर्मूला ही आप उसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। दैट E अपॉन EB या स्मॉल a इज इक्वल टू स्मॉल e, या कैपिटल E अपॉन स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल EB। ऐसा आप याद करके रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बट ये अभी हमारा बोर्ड का टॉपिक चल रहा है, मैंने पहले ही बताया था। थ्योरेटिकल proof of Kirchhoff's law of radiation. Kirchhoff's law of radiation। अरे बड़ा मजेदार है, एकदम फालतू टाइप का प्रूफ है, आप हंस दोगे जब कंप्लीट हो जाएगा, एकदम ही फालतू है। हम क्या करते हैं, ये थ्योरेटिकल प्रूफ के लिए एक सिस्टम हम इमेजिन करते हैं कि एक बॉक्स है जो कि थर्मली इंसुलेटेड है आउटसाइड सराउंडिंग से। मतलब ऐसे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। एक सिस्टम हमने बना ली जो कि आउटसाइड सराउंडिंग से जो है वो इंसुलेटेड है ना फ्रेंड्स।
और इसमें हमने क्या किया, एक बॉडी जो है हमने हैंग कर दी विच इज एन ऑर्डिनरी बॉडी। इस ऑर्डिनरी बॉडी को नाम मैं क्या देता हूँ, ओ, है ना। और एक दूसरी बॉडी हैंग कर दी हमने विच इज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। मैं इसको रेड में ड्रॉ कर रहा हूँ। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का नाम ब्लैक बॉडी है तो बी दे देते हैं। अब इस बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर जो कुछ होगा, मान के चलते कि टी होगा, तो द सेम टेम्परेचर विल बी एक्वायर्ड बाय ओ, द सेम टेम्परेचर विल बी एक्वायर्ड बाय बी। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ए का टेम्परेचर बी के इक्वल तो बी का टेम्परेचर सी के इक्वल वाला, आपने शायद उसमें पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स, जो केमिस्ट्री में लिया है अभी अभी सर ने। मैं जानता हूँ कि आपका थर्मोडायनामिक्स उधर पैरेलली कवर हो रहा है केमिस्ट्री वाला, तो आप जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जानते हो। इसके हिसाब से सराउंडिंग का टेम्परेचर बी का और ओ का तीनों का इक्वल होने वाला है। बस इसको नोट करके रखिए कि तीनों का जो टेम्परेचर है वो इक्वल होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, अब हम मानते हैं कि दोनों ही जो है आइडेंटिकल बॉडीज है। हम लिखते हैं ओ एंड बी आर आइडेंटिकल बॉडीज। जब हम आइडेंटिकल बॉडीज कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, उनका जो सरफेस एरिया है वो सेम है, दैट इज इक्वल सरफेस एरिया। ये एस बाय एफ मतलब सरफेस एरिया, मेरा लिखने का स्टाइल है वो शॉर्टकट वाला। तो एस बाय एफ इज अ सरफेस एरिया नाउ। और दोनों को जो है एक सेम टेम्परेचर पर रख दिया एंड केप्ट इन यूनिफॉर्म टेम्परेचर, यूनिफॉर्म टेम्परेचर, है ना। जो सराउंडिंग है या जो बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म है। अब हम देखते हैं कि किसी भी जब कोई ब्लैक बॉडी के ऊपर, जब ये ब्लैक बॉडी को यहाँ पे देखिएगा, मैं ब्लैक बॉडी की सारी चीज़ें रेड में लिखने जा रहा हूँ। ब्लैक बॉडी के ऊपर अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ओवर ब्लैक बॉडी कितनी होगी, हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे क्या किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी बी, ब्लैक बॉडी बी, बी ब्लैक बॉडी के लिए क्या क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट, टोटल एनर्जी, कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई, तो Q इंटू एरिया, एरिया जो कुछ होगा, है ना, Q इंटू ए, तो कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। किसने, हम ये सारी चीजें ब्लैक बॉडी के लिए देख रहे हैं। तो ब्लैक बॉडी का फंडा ही है कि जितनी एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट हुई वो पूरी की पूरी क्या कर लेगा, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ए इंटू क्यू। जितनी आई पूरी एब्जॉर्ब कर ली, अरे बहुत अच्छा। अब कितनी रेडिएट करेगा, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, कितनी रेडिएट करेगा, तो वो करेगा आपका एमिसिव पावर ईबी इंटू एरिया, है कि नहीं, समझे क्या आप, ए इंटू क्यू, ए इंटू ई बी, ये एब्जॉर्ब कर ली, जितनी आई इतनी इंसिडेंट हुई, उसमें से इतनी एब्जॉर्ब करी, उसमें से इतनी एमिट करी। बट हम जानते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड और अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे एनर्जी एनर्जी दो बार लिख दिया, यहाँ पे एनर्जी इंसिडेंट, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रेडिएटेड बोथ हैज टू बी इक्वल सो दैट द टेम्परेचर रिमेन्स सेम। बट हम ये कह सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब्ड is equal to energy radiated। ये क्या होगा फ्रेंड्स, फिर A इंटू क्यू इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और A इंटू ई बी इज द एनर्जी रेडिएटेड। इसमें से A और A काट दीजिए, Q इज इक्वल टू ई इंटू बी लिख दीजिए। अरे बहुत अच्छा, इसको आपको इक्वेशन 1 दे के रख लो। यहाँ पे हमारा ब्लैक बॉडी से रिलेटेड जो कुछ था वो खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे सॉल्व, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था ना कि फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी बी, अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी ओ। अब ऑर्डिनरी बॉडी के लिए हम देखते हैं, बोर्ड्स के स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान दीजिए कि ये हम टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हैं, आपके लिए रिपीट हो रहा है ये सब रेडिएशन का।
तो इसको कुछ नया अलग से मत समझो, जो पढ़ाया उसी को आप रिवाइज कर रहे हो। सो फॉर ऑर्डिनरी बॉडी ओ, यहाँ पे आपको बात समझनी है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट कितनी है, तो जितनी उस पे गिरी उनका सेम एरिया तो सेम ही था। अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट, बोलिए दोस्तों कितना हुआ अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट? अरे भाई वो तो ए इंटू क्यू ही है। बट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, कितना एब्जॉर्ब, क्या पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है ये? नहीं। तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू एरिया इनटू क्यू इतनी, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड या एमिटेड कितना होगा दोस्तों? तो ये होगा आपका ई, एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी इनटू ए, जितना एरिया मल्टीप्लाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी। बट जितना एब्जॉर्ब उतना रेडिएटेड, देयरफॉर हम लिखेंगे स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए इंटू क्यू इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ए। आप इस कैपिटल ए को काट दीजिए, ए इंटू क्यू इज इक्वल टू ई। देखो बिल्कुल हम पास पहुंच चुके हैं और पेज खत्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ कर लूँ, है ना? थोड़ा सा बारीक में ध्यान दीजिए। यहाँ पे इसको आप इक्वेशन 2 दे के रख लीजिए। देखो 2, ये यहाँ पे से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्यू क्या है दोस्तों? ई बी है, तो ए इंटू ई बी इज इक्वल टू ई, एंड देयरफॉर ई बी इज इक्वल टू ई बाय ए। आपको याद आया कुछ? ये है हमारा ये वाला तरीका प्रूव करने का। देखो बताओ, अरे पता नहीं यार मैंने कहाँ रख दिया पुराना वाला पेज, बट ठीक है। आपको ये तो याद हो गया कि यही हमारा किरचॉफ्स लॉ था। किरचॉफ्स लॉ था क्या क्या था? रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी अपॉन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्टिव पावर या कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। आप इसी को आगे बढ़ा सकते हो, जैसे आपने इस फॉर्म में इसको प्रूव किया था ना। अभी अभी देखिए आपने प्रूव कहाँ से किया, आपको ये वाला स्टेटमेंट मिला था ए इंटू ई बी इज इक्वल टू ई, है ना, फ्रॉम 1 and 2। तो हमने क्या लिखा था, ए इंटू ई बी इज इक्वल टू ई। तो क्यों ना मैं ए को अलग लिख के ई अपॉन ई बी लिख दूं? तो ई अपॉन ई बी भी तो हमारा क्या है, एमिसिव या कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। तो हमने किरचॉफ्स लॉ के दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो प्रूव कर दिए। वी हैव प्रूव्ड बोथ द स्टेटमेंट्स ऑफ द किरचॉफ्स लॉ कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन फॉर एनी बॉडी, या फिर रेशो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ एनी ऑर्डिनरी बॉडी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, है ना। तो हमने इसको प्रूव कर दिया है। आप इस प्रूफ को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लिख के देखिएगा। मैं आपको आज असाइनमेंट भेज रहा हूँ दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आप असाइनमेंट को सॉल्व, पुराना वाला असाइनमेंट आपने अभी तक मुझे सेंड नहीं किया है, आप मुझे वो सेंड करेंगे। कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे उसमें आप मेरे व्हाट्सएप पे डालिए या ग्रुप पे डालिए, बट मुझे असाइनमेंट वो अब सबमिटेड चाहिए होगा। सो थैंक यू।